कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम का 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और हमारे 13वें अध्याय का नाम है बीमार। हम बीमार क्यों होते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं, यह एक प्रश्न भी है और इस इकाई का नाम भी है। कारण चलिए खोजते हैं इस इकाई में। पहली चीज़ कि ऐसे क्या हैं कारक या लक्षण जिनसे हम पहचानते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य को अगर करने में हमें असमर्थता महसूस हो रही है, हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं जबकि हम कर सकते हैं, तो हम यह मान सकते हैं कि हम बीमार हैं। स्वास्थ्य और रोग अर्थ तो इसका बहुत जटिल है, लेकिन संबंध जो है एक दूसरे से पूर्ण रूप से है कि यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो तभी अपनी कार्यकुशलता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य हमारा कैसे प्रभावित होगा, कौन से कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, इनके बारे में पढ़ें। क्यों प्रभावित होते हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमें रोग हो रहा है। हम जानते हैं कि सभी सजीव जो हैं वह उनकी मौलिक इकाई निर्माण की कोशिका होती है, और कोशिका भी अनेक रासायनिक पदार्थों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड, इनसे मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका एक क्रियाशील स्थल है जिसके भीतर हजारों रासायनिक क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ मरम्मत का कार्य भी लगातार चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे अंगों एवं ऊतकों में भी बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। सभी जैविक क्रियाएं विशिष्ट होती हैं। हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पाचन, रक्त का छनना, मस्तिष्क का सोचना, यह सारी क्रियाएं जैविक क्रियाएं होती हैं। यह सभी क्रियाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होती हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। कि जैसे अगर हमारा वृक्क सही से हमारे रक्त का निस्यंदन न करे, रक्त को सही से न छाने, तो जो विषैले पदार्थ हमारे रक्त में हैं वह हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे, और इस परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क जो है वह उचित प्रकार से सोच नहीं सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन भी अगर नहीं करेंगे तो पूरा शरीर समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता है। इन अवधारणाओं को समझें कि कैसे एक क्रिया दूसरी जैविक क्रिया से संबंधित होती है और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनको आप अपने हिसाब से यह सोच सकते हैं कि किस तरह एक समस्या होने पे दूसरी समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। क्या है स्वास्थ्य बिगड़ना? स्वास्थ्य का पहले महत्व जान लें। हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द को सुना होगा और इस शब्द का प्रयोग भी हम लगातार करते हैं। फला व्यक्ति स्वस्थ है, वह स्वस्थ नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है, जैसे कहा जाए कि आप स्वस्थ नहीं, लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि आपकी अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं है, तो अभिवृत्ति स्वस्थ होने का क्या अर्थ होता है? इस स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ होता है कि अभिवृत्ति स्वस्थ नहीं होती है। जैसे अगर हम इस विषय पर विचार करें तो हमें यह जानकारी होगी कि इसका जो अर्थ होता है स्वास्थ्य का, वह होता है अच्छा रहना। अगर आप अच्छे हैं तो कहा जाए कि आप स्वस्थ हैं। और इस अच्छापन का क्या अर्थ है? कब कहेंगे कि हम आप अच्छे हैं? इसका अर्थ है कि हम अगर प्रभावी कार्य कर रहे हैं, जैसे सोच सकते हैं हमारी दादी के लिए बाज़ार जाना या पास पड़ोस में जाने योग्य होना, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। वह इतना कार्य कर ले रही हैं तो यह हम मानेंगे कि वह स्वस्थ हैं। अगर यह कार्य करने में अक्षम है तो यह कहा जाएगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसी तरह जब हम पढ़ रहे हैं कक्षा में और हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हमें यह जो हमारा व्यवहार है कि हम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह व्यवहार कहा जाएगा कि आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है
और आपकी जो अभिवृत्ति है वह स्वस्थ नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बनी? स्वास्थ्य की परिभाषा यह होगी कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, वह अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। इस स्वास्थ्य को दोनों तरह की परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, व्यक्तिगत परिस्थितियां भी और सामुदायिक परिस्थितियां भी। दोनों समस्याएं ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण जो सामूहिक रूप होता है वह स्वास्थ्य कहलाता है। और कोई भी व्यक्ति हो वह सोचे कि हम अकेले ऐसा कार्य करें कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, हर कार्य वह करे जिससे वह स्वस्थ रह सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। वह कभी न कभी किसी न किसी कारण से बीमार हो जाएगा। और उसके पीछे क्या कारण होता है कि व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज में रहता है और समाज में वह अकेला नहीं होता है, उसके अगल बगल भी पर्यावरण में भी अनेक तरह के जीव पाए जाते हैं जो कि ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिनसे उस जो संयमित व्यक्ति है उसका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्या होता है ऐसी परिस्थितियां? हमें 5 F बताए गए हैं। पहला है फ्लूइड, दूसरा है फिंगर, तीसरा होता है फ्लीज, चौथा होता है फील्ड, पांचवा होता है फ्लड। यह पांचों F ऐसे हैं, अगर हम इनका समुचित रूप से ध्यान रखें, इन्हें साफ स्वच्छ रखें तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। फ्लूइड जो हम ग्रहण करते हैं वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिंगर हमारी भोजन करने से पहले हमें साबुन से अच्छी तरह उन्हें साफ कर लेना चाहिए। उन्हें जो भी पदार्थ हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उन्हें कीड़ों से, मक्खियों से संक्रमित नहीं होना चाहिए, या कहें कि हम उन्हें इनसे बचा के रखना चाहिए, कीड़ों मक्खियों से। अनायास इधर उधर जल भराव नहीं होने देना चाहिए, फ्लड मतलब बाढ़ नहीं आने देनी चाहिए। और हमारा जो बाहरी फील्ड है, खेत है या खेत से जो चीज़ें हम ला रहे हैं उनको बहुत ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। जो खेत से सब्जियां हम ला रहे हैं उन्हें अच्छी तरह साफ करके ही प्रयोग करना चाहिए। तो 5 F हैं व्यक्तिगत रूप में, फिंगर और फ्लूइड, बाकी सामुदायिक कारक हैं। अगर इन 5 F को हम समायोजित रखें, स्वच्छ रखें तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक सही रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है और काम करने के अवसर हमें खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से हम डर रहे हैं तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्तिगत सामाजिक समानता नहीं है तो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी प्रकार हमारी सोच भी इस तरह की होनी चाहिए कि हम सभी को बराबर की जो सामाजिक समानता है वह देने के प्रयास करें, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है? यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है? अंग्रेजी का यह शब्द डिस प्लस बेस स्वयं को परिभाषित करता है कि बाधित आराम। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा। यद्यपि इस शब्द का अर्थ जो प्रयोग है असुविधा या बहुत सीमित मात्रा में ही हम प्रयोग करते हैं, और जब हम रोग के बारे में बात करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को समुचित तरीके से सरलता से नहीं कर पा रहे हैं तो हम यह मान सकते हैं कि हम रोगग्रस्त हैं। कोई भी संगीतकार है वह अच्छे से संगीत का गायन नहीं कर पा रहा है, बांसुरी वादक है बांसुरी नहीं बजा पा रहा, धावक है दौड़ नहीं पा रहा है। यह जो हमारा कार्य है वह हम उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि हम स्वस्थ नहीं हैं। बिना किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। मतलब हमें कोई रोग नहीं है लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। और इसी तरह जो है रोग मुक्त
उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें कोई रोग ना हो, भले वह स्वस्थ है नहीं है लेकिन वह किसी रोग से ग्रसित नहीं है तो हम उसे रोग मुक्त मान लेते हैं। लेकिन स्वस्थ हम उसी को मानेंगे जो कि अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपने दायित्वों को उचित तरीके से पूर्ण कर लेता है। तो यह थी आज की क्लास स्वास्थ्य एवं उस पर आधारित व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पे। और आशा करता हूँ यह पूरा अध्याय आज का जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन कोई भी पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको हमको फ़ोन करके कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी आपसे मुलाकात अगले लेक्चर में करेंगे हम। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं।